माय डियर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एस्पिरेंट्स, हमने पिछला वीडियो देखा था। अब आज हम उससे आगे शुरू करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज हम सबसे पहले ले रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं क्वेश्चन, जब वायु को ठंडा किया जाए तो निम्न में से किस गैस का द्रवीकरण सबसे पहले होगा। इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, O2, N2, आर्गन और CO2। तो इसमें सबसे पहले द्रवीकरण होगा नाइट्रोजन गैस का, क्योंकि इसका क्वथनांक सबसे कम है, इसलिए इसका द्रवीकरण सबसे कम होगा। क्वथनांक मैंने दिया हुआ है इसमें आपके पास, जैसे नाइट्रोजन का है -196 डिग्री सेल्सियस, O2 का है -183 डिग्री सेल्सियस, ऑर्गन का है 185.3 डिग्री सेल्सियस और CO2 का है -78 डिग्री सेल्सियस। तो इसके आधार पर अपन ने देखा कि सबसे कम किसका है, -196 डिग्री सेल्सियस, यानी कि नाइट्रोजन का। तो इसे आसानी से द्रवीकृत किया जा सकता है। इसका क्रम भी आपको ध्यान रखना। इसके बाद ये क्वेश्चन था गैस से रिलेटेड। अब अपन आगे चलते हैं। तो पदार्थ की 3 अवस्थाओं की चर्चा कर रहे थे, उसमें ठोस, द्रव, गैस। तो उनका आपस में क्या संबंध होता है और क्या कहते हैं एक दूसरे में जब परिवर्तन होता है। तो जैसे ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है तो उसको गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं, गलना कहते हैं। इसी तरह द्रव का ठोस में बदलना तो फ्रीजिंग हो गया, जमना हो गया, जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसको अपन ध्यान रखेंगे। फिर है ठोस और गैस का। तो ठोस का गैस में परिवर्तन या गैस का ठोस में परिवर्तन ऊर्ध्वापातन कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है। इन ऊर्ध्वापातन के एग्जाम्पल हैं बहुत सारे, जैसे अपन ले सकते हैं नौसादर है, कपूर है, आयोडीन है। ये ऊर्ध्वापातन के उदाहरण, यानी कि ये पदार्थ सीधे ठोस से गैस में और गैस से ठोस में बदलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, अगर अपन CO2 गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर संग्रहित करते हैं, इकट्ठे करते हैं, तो वो सीधे ठोस में बदल जाती है। तो ये भी एक तरह से ऊर्ध्वापातन का गुण दर्शाती है। आपको ये भी विशेष रूप से ध्यान रखना। CO2, तो उस अवस्था में CO2 जब ठोस में कन्वर्ट हो जाती है उसको ड्राई आइस कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसका उपयोग भी है बहुत ज़्यादा। आजकल वर्तमान में कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सॉलिड CO2 का उपयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई आइस का उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, इम्पॉर्टेंट बात है, करंट से रिलेटेड है ये। इसके अलावा CO2, ठोस CO2 यानी कि ड्राई आइस को अपन जैसे ये पोलियो की वैक्सीन वगैरह है, इनको रखने के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं गैस से द्रव में। तो गैस से द्रव में या द्रव से गैस में, तो पहले लेते हैं अपन द्रव से गैस में। तो द्रव क्या हो जाएगी, अपन उसको गर्म करेंगे, वेपोराइज करेंगे, यानी कि उसको कहते हैं वाष्पीकरण। यानी कि द्रव का गैस में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी द्रव है, उबल करके वो गैस अवस्था में चला जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा उसका। और गैस का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। संघनन, वाष्पीकरण तो आपने देखा होगा। अब आप संघनन का उदाहरण देते हैं, जैसे अपन घर पर खाना बनाते हैं, तो खाना बनाते हैं तो सब्जी वगैरह ढक देते हैं। तो ढकने के बाद देखते हैं कि उस जो प्लेट है उसको हटाते हैं तो उसके ऊपर बूंदें जमी हुई होती हैं। तो वो बूंदें क्या होती है, वाष्प, जो सब्जी में से वाष्प निकली वो उसके ऊपर जमा हो जाती है और संघनित हो जाती है, वो द्रव में बदल जाती है। ये संघनन है। इस तरह उदाहरण से आप याद रख सकते हो। एक खास बात आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, कि ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि साइंस वाले तो अच्छी तरह समझ जाते हैं, उनको आता भी है। ये आर्ट्स और कॉमर्स वालों के लिए विशेष रूप से उनके समझ में आना चाहिए, उनको ध्यान रहना चाहिए। उनको अगर समझ में आ गया तो ये सफल है। इसके लिए आपको 1-2 बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, कि जैसे मैंने अभी सब्जी का उदाहरण दिया आपको, तो ये उदाहरण आपको इस तरह याद रखना कि जब भी सब्जी घर पे बनती हो या कहीं देखते हो तो आपको तुरंत वो चीज़ याद आनी चाहिए कि ये वाष्प है, ये यहाँ पे संघनित हो गई और ये क्रिया संघनन कहलाती है। तो उसको आप रिलेट करो, ध्यान रखो, तो आपको वो हमेशा याद रहेगा, आजीवन याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन लेते हैं एक क्वेश्चन है, एक फैक्ट है, दाब बढ़ाकर अथवा ताप कम करके भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। यानी कि दाब बढ़ाएं तो गैस के अणु दूर दूर है, तो दाब बढ़ाया तो वो गैस के अणु पास पास आ जाएंगे, पास पास आकर के वो द्रव अवस्था में बदल जाएंगे। या उसका ताप कम कर दिया, तो ताप कम करेंगे तो भी क्या होंगे, वो पास पास आ जाएंगे अणु और वो द्रव में बदल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात अब अपन करने जा रहे हैं कि जब किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन होता है, ध्यान रखना, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर, अवस्था परिवर्तन होता है, तो उस दौरान जब अपन पदार्थ को ऊष्मा ऊर्जा के रूप में देते हैं
तो वो ऊष्मा उसके अवस्था परिवर्तन में काम आती है, लेकिन ताप स्थिर रहता है। उस दौरान ताप स्थिर रहता है जब तक वो संपूर्ण पदार्थ दूसरी अवस्था में नहीं बदल जाए। फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे ले लें कि अपन किसी गैस को अपन किसी द्रव को गैस में बदल रहे हैं, तो द्रव को गैस में बदल रहे हैं या गैस को द्रव में बदल रहे हैं, तो क्या होगा, जब ऊष्मा देंगे तो वो ताप स्थिर रहेगा। इसीलिए जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ़ है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल है, तो बर्फ़ को जल में बदला, तो बर्फ़ को जल में बदलने के लिए अपन को उसमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो वो ऊष्मा क्या है कि ताप स्थिर रहेगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक वो संपूर्ण बर्फ़ द्रव में न बदल जाए, यानी कि पानी में नहीं बदल जाए। तो इस दौरान जो ऊष्मा दी जाती है, उस ऊष्मा को क्या कहाँ जाती है, वो कहाँ स्थिर रहती है, गुप्त ऊष्मा कहते हैं, वो गुप्त रूप रहती है, उसे इंग्लिश में लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कह देंगे अगर बर्फ़ द्रव में बदल रहा है तो। इसी प्रकार द्रव को अपन गैस में बदल रहे हैं, यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प है, तो दोनों का ताप समान है, लेकिन वाष्प के अणुओं की ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, उसे कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसीलिए भाप जो है वो क्या है, अधिक जलन पैदा करती है बजाय पानी के। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भाप, समान ताप वाली भाप और पानी में कौन अधिक जलन पैदा करता है और क्यों, तो भाप अधिक जलन पैदा करती है क्योंकि उसके पास अतिरिक्त ऊष्मा या ऊर्जा होती है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन पूछा है, जब किसी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा दी जाती है तो उसके ऑप्शन है, पहला है तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में कमी होगी, तापमान में पहले कमी फिर वृद्धि होगी, डी है तापमान स्थिर रहेगा। तो इसका आंसर होगा तापमान स्थिर रहेगा। ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली ताप वाली पानी व बर्फ में से किसके पास ऊर्जा का मान अधिक होगा, तो पानी के पास होगा, जैसा कि अपन ने अभी चर्चा किया, क्योंकि अपन ने जो ऊष्मा दी बर्फ को पानी बनाने के लिए वो उसके पास गुप्त रूप में इकट्ठी रहती है, इसलिए उसके पास इकट्ठी रहेगी। इस अतिरिक्त ऊर्जा को बर्फ़ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं, अभी अपन ने चर्चा की थी। ठीक इसी प्रकार 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले भाप या वाष्प के पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी की तुलना में अधिक ऊर्जा होगी, इसीलिए वाष्प गर्म जल की अपेक्षा अधिक जलन पैदा करती है। ये मैंने आपको लिखित में भी दे दिया, वैसे अभी एक्सप्लेन किया था। अब आगे लेते हैं अपन, दाब बढ़ाकर अथवा ताप कम करके भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है, ये अपन ने अभी देखा, ये उदाहरण भी बता चुके हैं। CO2 गैस को एक वायुमंडलीय दाब पर संग्रहित करने पर ये सीधे ठोस में बदल जाती है, इसीलिए ठोस CO2 बराबर ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं उसे। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। अब ये खास बात सुन लीजिए कि जब अपन देते हैं वाष्पीकरण प्रक्रिया शुरू हो रही है तो वो क्वथनांक से कम ताप पर शुरू हो जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, ये उदाहरण एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना थोड़ा सा किस तरह से पूछे जाते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल लिया है, खुले बर्तन में पानी रखने पे वाष्पीकरण के कारण शीतल हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई बड़ा बर्तन है उसमें अपन ने पानी रख दिया तो कुछ समय बाद में क्या हो जाता है, उस पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, शीतल हो जाता है। इसलिए क्यों हो जाता है, क्योंकि अधिकांश पानी का वाष्प रूप में कन्वर्ट हो गया और उसमें से ऊर्जा का स्थानांतरण हो गया वाष्प रूप में, तो ऊर्जा कम हो गई, ऊष्मा कम हो गई, तो उसका तापमान कम हो जाएगा, शीतल हो जाएगा, कूल हो जाएगा। दूसरा है, अपन ने देखा होगा इंजेक्शन लगाने जाते हैं तो वो पहले एक फोया रहता है स्प्रिट का, वो अपने लगाते हैं, लगाने से उसे ठंडक महसूस होती है। उसके पीछे भी कारण यही है कि जो इस एसीटोन स्पिरिट को हाथ लगाने पर इसके कण हाथ से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें शीतलता महसूस होती है। कहने का मतलब ये है कि जैसे उसको लगाया तो वो क्या हो गया, हाथ से अपन वो ऊर्जा प्राप्त करके वो वाष्पीकृत हो जाता है, उड़ जाता है वो स्पिरिट थोड़ी देर में, तो उड़ जाता है तो क्या हो, वो ऊर्जा कहाँ से ली, उसने हाथ से ली, तो ऊर्जा कम हो गई, ऊष्मा का मान कम हो गया, इसलिए वहाँ पे अपने को ठंडक महसूस होती है। तीसरा, आपने एग्जाम्पल बहुत देखा होगा, जैसे किसी गिलास में अपन ने बर्फ़ के टुकड़े डाल दिए, टुकड़े डालने के बाद रख दिया तो देखें गिलास के बाहर चारों तरफ बूंदों के रूप में पानी जमा हो जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि बाहर का जो नमी है वो गिलास से टकराती है, टकराने के बाद में क्या है, अपनी ऊष्मा खो देती है, खोने के बाद में वो बूंदों के रूप में इकट्ठा हो जाती है। बर्फीले जल से भरे बर्तन या गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का नजर आना कैसे नजर आती है, वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा पात्र की ठंडी सतह से टकराकर संघनित हो जाती है।
संघनित हो गई और वो इकट्ठा हो गई, यानी कि उसने ऊर्जा लॉस कर दी। पदार्थ, अपन बात करते हैं पदार्थ की, पहले भी बात कर चुके हैं। पदार्थ को सिंपली अपन ने दो भागों में बांट दिया, समांगी और विषमांगी, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो सबसे पहले अपन ले रहे हैं विषमांगी में मिश्रण वगैरह आ जाएंगे, अशुद्ध पदार्थ आ जाएंगे। इसमें अपन दो भागों में बांट दिया समांगी को, शुद्ध पदार्थ और विलयन। इन दोनों में क्या अंतर होता है? दोनों ही समांगी है, लेकिन अंतर ये, शुद्ध पदार्थ में जो होते हैं उनके अंदर संगठन निश्चित होता है, कंपोजिशन फिक्स होता है, लेकिन विलयन में संगठन अनिश्चित होता है। फॉर एग्जाम्पल इस चीज़ को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अपन ने H2O लिया, तो H2O शुद्ध पदार्थ है क्योंकि उसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, संगठन उनका निश्चित अनुपात निश्चित है, लेकिन विलयन है। अब संगठन अनिश्चित कैसे है ये समझना जरूरी है, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। जैसे पानी लिया अपन, पानी में अपन इतनी चीनी भी घोल सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा भी घोल सकते हैं, तो वो दोनों ही है तो विलयन ही, लेकिन उनका संगठन अनिश्चित है। नमक इतना भी डाल सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, है दोनों विलयन ही, लेकिन उनका संगठन अनिश्चित है। इस तरह समझना है अपने को, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं समांगी। समांगी में अपन कर ही चुके हैं विलयन। विलयन की बात करते हैं सबसे पहले। विलयन क्या होते हैं, कैसे बनता है? तो विलेय प्लस विलायक मिलकर के विलयन बनाते हैं। विलेय इसमें 3 अक्षर है, यानी कि ये कम मात्रा में होगा, और विलयन जो है विलायक जो है वो अधिक मात्रा में होगा, यानी कि 4 है इसमें, ये अधिक मात्रा में और ये कम मात्रा, इन दोनों के मिलने से समांगी मिश्रण बनता है, जिसे विलयन कहते हैं, और संगठन इसका निश्चित नहीं होता है। एग्जाम्पल है, जैसे सबसे पहले अपन ने ठोस विलयन लिया। अब ठोस विलयन कहने को, तो ठोस तो विलयन कैसे, मिश्र धातुएं होती है, वो ठोस विलयन का उदाहरण होती है। एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान रखना, मैंने लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। इसके बाद में गैस विलयन। अब गैस नाम आते विलयन के नाम से ही ऐसे लगता है कि वो द्रव होगा, लेकिन यहाँ पर विज्ञान की भाषा में 2 गैसों के मिश्रण, समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। यहाँ पे ये तो एयर जो वायु है वो क्या है? गैस विलयन एक तरह का, ये ध्यान रखना। अब इसको अपन ने डिवाइडेशन कर दिया, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो ये तीनों विलय हो गए। इसी प्रकार से 3 ही प्रकार के विलायक होंगे, ठोस, द्रव और गैस। अब इनको 3 × 3 यानी कि 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। कैसे बनेंगे? जैसे पहले अपन ने ठोस लिया, तो ठोस विलय और ठोस विलायक यानी कि मिश्र धातु, ये विलयन हो गया। फिर ठोस के साथ अपन द्रव लेंगे, द्रव के और फिर क्या लेंगे? गैस लेंगे, तो 3 ये हो गए। फिर द्रव लिया, ठोस, द्रव और गैस, फिर गैस लिया तो ठोस, द्रव और गैस। इस तरीके से 9 प्रकार के विलयन बनेंगे। इनको अपने को उदाहरण वाइज में एक-एक करके आपको विस्तार से बता रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने ले लिया ठोस, यानी कि सॉलिड प्लस सॉलिड, यानी कि विलेय भी ठोस है, विलायक भी ठोस है, और विलयन बन गया ठोस। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे मिश्र धातु ऊपर भी बता चुके हैं इंपॉर्टेंट रूप में, यहाँ दोबारा आप लोग देख लीजिए, जितनी बार देखोगे याद रहेगा आपको। दूसरा है सॉलिड प्लस लिक्विड, यानी कि चीनी या नमक का घोल। कहने का मतलब है कि चीनी ली अपन ने, विलेय हो गई, पानी के अंदर घोल दिया, विलायक ज़्यादा मात्रा में घोल दिया, विलयन बन गया। तो ये ठोस प्लस द्रव का विलयन हो गया। फिर लिया सॉलिड प्लस गैस, यानी कि उसके अंदर विलेय तो है सॉलिड और गैस है विलायक, यानी कि अधिक मात्रा में। इसका एग्जाम्पल है आयोडीन वाष्प वायु में। आयोडीन वाष्प वायु में क्या होता है? ठोस प्लस गैस का उदाहरण है, ये अपने को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है कपूर का नाइट्रोजन में विलयन, भी सॉलिड गैस का उदाहरण है। तो ये दोनों उदाहरण आप लोग ध्यान रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो ये सॉलिड प्लस गैस का एग्जाम्पल है। फिर है लिक्विड प्लस सॉलिड। तो लिक्विड प्लस सॉलिड में मैंने एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम अमलगम। अमलगम क्या होता है? अमलगम का अर्थ होता है कि पारा किसी धातु के साथ मिश्र धातु बनाती है, तो उसको क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम के साथ है तो वो मैग्नीशियम अमलगम हो गया, और किसी धातु के साथ है, निकल के साथ है तो निकल अमलगम हो गया। तो जो धातु है उसके नाम से उसको अमलगम जोड़ देंगे अगर पारे के साथ जुड़ी हुई है वो। तो ये अपने को ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर अपन सामान्य अध्ययन की बात करें तो सामान्य चीज़ों के आधार पर इसको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। तो लिक्विड प्लस सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया मैग्नीशियम अमलगम। और भी हो सकते हैं, यहाँ पे पारा जो है मरकरी जो पारा है वो द्रवावस्था में है, और मैग्नीशियम क्या है यहाँ पर? सॉलिड स्टेट में है, यानी कि ठोस अवस्था में है। तो यहाँ विलायक तो हो गया सॉलिड यानी कि ठोस मैग्नीशियम, और मरकरी हो गई विलेय। तो ये हो गया लिक्विड प्लस सॉलिड का
एग्जाम्पल। फिर है लिक्विड प्लस लिक्विड, बहुत अच्छी तरह जानते हो, अल्कोहल में जल मिलाना, यानी कि शराब में जल मिलाना आसानी से मिल जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपन विलायक जल भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, अल्कोहल में भी पानी मिलाया जा सकता है, पानी में भी अल्कोहल मिलाया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा देख लें, जो कम मात्रा में होगा वो विलेय होगा, अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होगा, सीधी बात है। फिर है नंबर 6 नम वायु, यानी कि वायु तो गैसीय अवस्था में, उसके अंदर नमी है, वो लिक्विड हो गई, द्रव हो गई। तो नम वायु मॉइस्चर एयर क्या हो गया, लिक्विड प्लस गैस का उदाहरण हो गया नम वायु। ये आपको समझना है, ध्यान रखना, याद रह जाएगा। जैसे ही देखो एक चीज़ और यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छी तरह से याद रख लेते हैं, जो आर्ट और कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, रिलेट किया करो। जहाँ कहीं आपको जैसे नम वायु महसूस होगी, वायु में नमी है, तो आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए कि यहाँ पर बात कर रहे हैं लिक्विड प्लस गैस विलयन की, नम वायु। इसके अलावा एग्जाम्पल है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजन का, ये भी इसका एग्जाम्पल है। फिर नंबर 7 पे आते हैं अपन गैस प्लस सॉलिड, यहाँ की सॉलिड तो है विलायक और गैस क्या है, विलेय, कम मात्रा में। तो प्लेटिनम के अंदर हाइड्रोजन मिक्स करके ये अपन इसको हाइड्रोजिनेशन में काम में लेते हैं। ये जो उदाहरण है ये गैस प्लस सॉलिड का है। यहाँ पर गैस तो है हाइड्रोजन यानी कि विलेय और सॉलिड है प्लेटिनम धातु। तो इसका जो मिक्सचर है ये गैस प्लस सॉलिड यानी कि 8 नंबर का बात करते हैं अपन, गैस प्लस लिक्विड। यहाँ पर लिक्विड जो है वो विलायक है, विलायक ले रहे हैं, और गैस ले रहे हैं विलेय, यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स आती है उन सब में द्रव अवस्था में गैस यानी कि CO2 घुली हुई होती है। तो वो तो गैस तो हो गई CO2 और द्रव हो ही गया वाटर। तो ये कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इसके अंदर क्या है, गैस प्लस द्रव मिश्रित होती है। यहाँ पर एग्जांपल है कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर है, ये गैस प्लस लिक्विड का एग्जांपल है। फिर है गैस प्लस गैस, ये कर चुके हैं अपन एयर, ये भी एक है। ये 9 प्रकार के विलयन होते हैं। अब बात करते हैं अपन कोलाइडी विलयन की, इम्पॉर्टेंट है, अभी ये हॉट टॉपिक है। अभी जो भी एग्ज़ाम आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इनमें इस पर काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने हैं, संभव है, क्योंकि ये काफ़ी हायर एग्जाम में अभी कोलाइडी विलयन पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये हो सकता है पूछे जाएं। तो आप लोग कोलाइडी विलयन के बारे में बताते हो। इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है। ब्राउनियन गति करते हैं, टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। ब्राउनियन गति क्या होती है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कणों का आकार ऐसा होता है, साधारणतः आंखों से नहीं देखा जा सकता, पर उच्च क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी से इन कणों को देखा जा सकता है। एक और एग्जाम्पल जो आपको हमेशा याद रहेगा कोलाइडी विलयन का, जब आप कहीं घर में बैठे हो दिन के समय, तो कहीं छोटे से छिद्र से धूप आ रही है, धूप आ रही है, तो धूप आ रही है तो वो आपको एक लाइन सी दिखाई देगी। उस लाइन में आप कमरे में बैठे बैठे देखो बहुत सारे कण गतिमान दिखाई देंगे आपको, तो वो कोलाइडी कण होते हैं। वो जो आपको दिखाई देते हैं वो कोलाइडी कण होते हैं, यानी कि धूप के अंदर वो जो छिद्र से धूप आती है अंदर कमरे के, तो आप देखो बहुत सारे कण दिखाई, तो कोलाइडी कण होते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहेगा कोलाइडी कण क्या होते हैं, इन आप देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ब्राउनियन गति, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, इसको कहते हैं ब्राउनियन गति, यानी कि कोलाइडी कण है वो जिगजैग मोशन दिखाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी गति दर्शाते हैं, ब्राउनियन गति उसे कहते हैं, कोलाइडी कण दर्शाते। इसके बाद में टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव है कि ये जो कण होते हैं ये प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, टिंडल प्रभाव, इसकी आगे और चर्चा करेंगे अपन। ये प्रकाश को क्या है, इसीलिए वो कण जो है अपने को जो अब लाइट में दिखाई देते हैं वो चमकीले दिखाई देते हैं, थोड़ा सा अपने को दिखाई देते हैं, वो प्रकीर्णन के कारण होता है। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयन की, प्रक्षिप्त परावस्था और परिक्षेपण माध्यम। जैसे साधारण विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, यहाँ पर प्रक्षिप्त परावस्था अपन विलय मान सकते हैं और प्रक्षेपण माध्यम विलायक मान सकते हैं, ठीक है। तो आसानी रहेगी। तो प्रक्षिप्त परावस्था की जब भी बात आएगी तो अपने को ध्यान रखना वो विलेय है, और प्रक्षेपण माध्यम की बात आए तो वो विलायक होगा। इन दोनों के मिलने से कोलाइडी विलयन बनते हैं। और कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के नहीं होते, ये खास बात है। गैस का गैस में समांगी विलयन होने के कारण वो 9वां जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं होता है, क्योंकि वो समांगी होता है, और कोलाइडी विलयन सारे क्या होते हैं, विषमांगी होते हैं, इसलिए 9वां नहीं बनता, 8 ही होते हैं। कोलाइडी विलयन 8 प्रकार के होते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपको बताते हैं, और ये ध्यान रखने वाली बात है, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। जैसे पहला है प्रक्षिप्त परावस्था विलेय लिख दिया है मैंने, और ये प्रक्षेपण माध्यम विलायक होगा, और ये एग्जाम्पल है।
पहला है सॉलिड प्लस सॉलिड, रंगीन कांच। तो रंगीन कांच जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं सॉलिड प्लस सॉलिड का उदाहरण है, और कोलाइडी पदार्थ हैं। रत्न जो होते हैं वो भी सारे क्या हैं, कोलाइडी हैं, और खनिज भी। इसके बाद में नंबर 2 पे लेते हैं सॉलिड प्लस लिक्विड। तो यहाँ पर लिक्विड तो अपन ने लिया है विलायक यानी कि प्रक्षेपण माध्यम है, और सॉलिड लिया है विलेय। तो जैसे गोल्ड सोल है, गोल्ड सोल है, ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया सॉलिड प्लस लिक्विड का। सोल कह देते हैं इनको, सॉलिड प्लस लिक्विड है, इसे सोल कहा जाता है साधारण भाषा में, देखो सोल लिखा हुआ है। इसके अलावा पेंट जो होता है, पेंट जो अपन करते हैं एशियन पेंट वगैरह, वो भी क्या है, इसका उदाहरण है। कीचड़ है, वो भी इसका उदाहरण है। मैग्नीशिया मिल्क है, ये भी इसका उदाहरण है। और सेल लिक्विड, यहाँ पे सेल लिक्विड का मतलब है कोशिका का तरल पदार्थ। ये सारे एग्जाम्पल इसके हैं जिसके अंदर विलेय तो है सॉलिड और विलायक है लिक्विड। यानी कि प्रक्षेपण माध्यम तो हो गया यहाँ पे द्रव, और प्रक्षेपित प्रावस्था हो गई यहाँ पर ठोस यानी कि विलेय पदार्थ। तो इस तरीके से अपने को ध्यान रखना है ये सोल। तीसरा एग्जाम्पल है सॉलिड प्लस गैस, यानी कि यहाँ पर विलायक तो होगा गैस और सॉलिड होगा विलेय यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था, और वो होगा प्रक्षेपण माध्यम। इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। मोटे रूप में इसका जो वैज्ञानिक नाम है एरोसोल कहते हैं। सोल मतलब यहाँ पे सॉलिड से ले सकते हो आप याद करने के लिए, एरो मतलब एयर यानी कि एयर गैस ये माध्यम हो गया, और उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे धुआं है, कार्बन के कण होंगे, ठीक है, धूल है, धूल उड़ती है तो भी वायुमंडल में धूल है, कण होंगे उसमें बालू के, धुंध है, मिस्ट है, मिस्ट में भी क्या होता है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो ये एरोसोल, तो एरोसोल का एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्जाम में, ये अपने को ध्यान रखने वाली बात है। नंबर 4 पे आता है लिक्विड प्लस सॉलिड। यहाँ पर अपन ने विलेय ले लिया है लिक्विड यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था है लिक्विड द्रव, और प्रक्षेपण माध्यम है यहाँ पर सॉलिड। तो इसका सीधा सा नाम है जेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। यदि लिक्विड विलेय है, कहने का मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था है, परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो प्रक्षेपण माध्यम है वो है सॉलिड, ठीक है, सॉलिड है, तो इसका मतलब उसे सीधा सीधा कहेंगे जेल। जेल के अंदर क्या होता है कि विलायक तो यूँ समझ लीजिए ठोस हो गया, और विलेय हो गया यहाँ पर द्रव, इसे जेल कहते हैं। एग्जाम्पल है, बहुत बार पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, पनीर, मक्खन, जेली, जैम, ये सारे जेल के उदाहरण हैं, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है इसके अंदर। अब बात करते हैं नंबर 5 लिक्विड प्लस लिक्विड, वेरी इंपॉर्टेंट। इसे लिक्विड प्लस लिक्विड में द्रव प्लस द्रव हो गया, कहने का मतलब इसको अपन पायस कह सकते हैं और इमल्सन भी कह सकते हैं, इमल्सन ये इसका विशेष नाम है। यानी कि प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं, दोनों के मिलने से जो कोलाइडी विलयन बनता है उसे पायस या इमल्सन कहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि दोनों द्रवावस्था में है, ठीक है, एक विलेय रूप में है और एक विलायक रूप में। जैसे एग्जाम्पल है दूध, तो दूध के अंदर वसा जो है वो प्रक्षिप्त प्रावस्था में होती है, और प्रक्षेपण माध्यम क्या हो गया वहाँ पे लिक्विड हो गया, द्रव हो गया, दूध हो गया, ठीक है, पानी के अंदर। और एग्जाम्पल है बालों की क्रीम। एग्जाम्पल ध्यान में रखना आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कॉड लीवर ऑयल, मछली, कॉड मछली के लीवर का तेल, ये एग्जाम्पल पूछा हुआ है एसएससी में, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल जैसे मिल्क है, कॉड लीवर ऑयल है, हेयर क्रीम है, ये किसके एग्जाम्पल है, इमल्सन के एग्जाम्पल है। यानी कि दोनों यहाँ पर प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों द्रव हैं, ठीक है, और इसे इमल्सन या पायस कहते हैं। पायस का अर्थ दूध होता है, इसीलिए इसको पायस भी कह देते हैं, द्रव प्लस द्रव, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है पायस। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर से, निम्न में से कौन सा कोलाइडी विलयन शेष तीनों से भिन्न है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम के आधार पर देखना है। जैसे अपन बात करें दूध है, कॉड मछली का तेल है, हेयर क्रीम है और पनीर है। तो यहाँ पर ये तीनों जो एग्जाम्पल है ये किसके हैं, इमल्सन के हैं। पनीर अपन ने अभी पढ़ाई है, ठीक है, तो ये डिफरेंट हो गया पनीर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया इसका बी, यानी कि ये शेष तीनों से भिन्न है, और ये तो तीनों में क्या आ गया, इमल्सन आ गया। नंबर 6 द्रव प्लस गैस। यहाँ पर गैस क्या है, प्रक्षेपण माध्यम है, और प्रक्षिप्त प्रावस्था क्या है, द्रव है। तो कोहरा है, कोहरा यानी कि वायुमंडल में जो कोहरा है दिखाई दे रहा वो गैस है, माध्यम तो गैस हो गया, लेकिन उसके अंदर जल की बूंदें हैं, वो क्या हो गई, द्रव अवस्था में हो गई, कोहरा है। बादल भी
बादल भी क्या होता है, द्रव प्लस गैस, यानी कि गैस के अंदर प्रक्षिप्त प्रावस्था किसकी है, द्रव की है। तो ये आपको ध्यान रखना। कीटनाशक स्प्रे है, ये भी ऐसे ही होता है। नंबर 7 गैस प्लस ठोस, फोम, रबड़, स्पंज, ब्रेड, ये 4 एग्जाम्पल है। आपको विद्यार्थी ये ध्यान रखना है, कोलाइडी विलियन में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल के ऊपर पूछा जाएगा कि ये किस तरह का विलियन है या डिफरेंट है या किससे रिलेटेड है, इस पे ध्यान रखना। तो ये एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए इसमें। लास्ट है गैस प्लस द्रव, यानी कि द्रव विलायक रूप में हो गया और गैस विलेय रूप में हो गया। फेन है, झाग है, शेविंग क्रीम है, ये सारे क्या होते हैं गैस प्लस द्रव अवस्था में आते हैं। नोट, गैस में गैस का कोलाइड विलयन नहीं बनता क्योंकि ये समांगी होता है। कुछ फैक्ट्स हैं जो रीट, एसआई एग्जाम में वगैरह काम आए।